मॉडर्न हिस्ट्री में हम भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसरायज के बारे में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं जिसमें हमने लॉर्ड कर्जन तक के पार्ट को कवर कर लिया और उससे आगे का जो हिस्सा है, उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन से आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय से। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल माना जाता है 1905 से 1910 तक इसका जो है कार्यकाल माना जाता है। इसके कार्यकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी और उनसे कहां कहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसके शासनकाल का घटनाक्रम है वो है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी आगा खान के साथ मिलकर के, ठीक है। और आगा खान जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा ये जो है ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे। हालांकि मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता चल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पर हम उसको 3 चरणों में बांटते हुए अलग अलग अच्छी तरीके से जो टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पे आप मुस्लिम लीग को पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम लीग आपको सेपरेट पढ़ने को मिलेगा। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से कांग्रेस जो थी वो सूरत विभाजन में गरम दल और नरम दल में बट गई थी, तो मतलब कांग्रेस का विभाजन के पीछे की जो स्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, तो इस तरीके के जो सेपरेट टॉपिक हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब इसके बाद में जो है हमारा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर भी जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी पॉइंट आते हैं, उनसे संबंधित जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे हम बात कर रहे थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक इसका कार्यकाल माना जाता है और लॉर्ड कर्जन के बाद में जो है इसको भारत का जो है वायसराय बनाया गया था, ठीक है। 1906 में इसके शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा ये स्थापना की गई थी। आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य आपको पता होगा, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना। बार बार इस चीज़ की मुस्लिम लीग के द्वारा वकालत की गई थी। इसके अलावा 1906 में ही जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेसियों ने जो भारत का लक्ष्य था वो स्वराज घोषित किया था, ठीक है। स्वराज लक्ष्य घोषित किया था 1906 में। ये दो चीज़ें यहाँ से आपको 1906 की याद हो गई। 1906 पे से आता है 1907। 1907 में आपको पता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में, ठीक है। फिर 1908 में तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको राजद्रोह के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की इनको सजा सुनाई जाती है। 22 जुलाई 1908 की ये घटना है, ठीक है। 22 जुलाई 1908 को जो है बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है राजद्रोह के आरोप में। बाल गंगाधर तिलक 2 पत्रों का जो है प्रकाशन करते थे, मराठा और केसरी, इनका नाम आपने सुना होगा जब हम पत्रिकाएं, समाचार पत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है, आप इनको रिकॉल कर सकते हैं। तिलक जो थे, तिलक 2 पत्रों का प्रकाशन करते थे, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी में इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है बड़े आलोचनापूर्ण लेख लिखे थे और इसी के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था और 6 वर्ष की इनको सजा दी गई थी, ठीक है। 6 वर्ष की सजा जब इनको दी गई थी, इनको कहाँ पर रखा गया था, मांडले जेल में, बर्मा की मांडले जेल में इनको रखा गया था और उसी मांडले जेल में इन्होंने क्या लिखी थी, गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो 1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा होती है। मांडले, बर्मा में इनको रखा जाता है और वहीं पर उसी जेल में रहकर ही इन्होंने गीता रहस्य नामक जो है पुस्तक लिखी थी। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम पारित होता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो मार्ले थे उस टाइम पर भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, ठीक है। उन दोनों की जो है, उन दोनों के ही सहयोग से जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो पारित हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है उन दोनों के नाम के ऊपर रख दिया गया था। जॉन मार्ले उस समय पर भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो कौन थे, भारत के वायसराय। 1909 में ये पारित हुआ था। 1909 में ही एक और घटना हुई थी, कर्जन वाइली की जो है हत्या हुई थी। मदन लाल धिंगरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ये प्रमुख घटनाएं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल से संबंधित हैं। इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल शुरू होता है 1910 से 1916 तक। 1910 में क्या होता है,
इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय, ठीक है, इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर ब्रिटेन का राजा बनाया जाता है जॉर्ज पंचम को, ठीक है। 1910 में ब्रिटेन के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम को बनाया गया। जॉर्ज पंचम का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 1911 में नहीं 10 में इंग्लैंड में जो है इनका राज्यारोहण हो जाता है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित होता है। दिल्ली दरबार किस लिए आयोजित हो गया था, जो जॉर्ज पंचम थे जिनका राज्यारोहण हुआ था ब्रिटेन में, उनका स्वागत किया गया था भारत में, यानी जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे 1911 में, उन्हीं के स्वागत के लिए तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और ये दिल्ली दरबार इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी दिल्ली दरबार में करजन के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन को इसी दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। 1911 में आप याद रखेंगे, 1911 में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था तीसरे दिल्ली दरबार में। और इसी दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ पे पहुँचा दी जाएगी, दिल्ली पहुँचा दी जाएगी। घोषणा हुई थी दिल्ली राजधानी बनाने की 1911 में, 1911 में, जबकि यह जो है बिल्कुल विधिवत रूप से लागू कब हुआ था, 1912 में, यानी कि 1912 में जो दिल्ली है भारत की राजधानी बन गई थी। घोषणा इसकी 1911 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में मिला था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये भी समय किसका चल रहा था भारत में, उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल, ठीक है। और 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इतनी सारी जानकारी आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल से जुड़ी हुई याद रखनी है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद में कार्यकाल प्रारंभ होता है लॉर्ड जेम्स फोर्ड का 1916 से लेकर के 1921 तक, 1916 से 1921 तक लॉर्ड जेम्स फोर्ड का कार्यकाल प्रारंभ होता है। 1916 में जेम्स फोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1917 में सैडलर आयोग आता है। सैडलर आयोग, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सैडलर आयोग किससे संबंधित था, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच से संबंधित आयोग था, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को निपटाने के लिए सैडलर आयोग जो है वो लाया गया था। फिर 1919 में रोलेट एक्ट आता है आपका, 1919 में आता है आपका रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट जो है ये क्या था कि इसके तहत जो अंग्रेजी सरकार थी वो जितने भी क्रांतिकारी थे, जो भी भारत में क्रांतिकारी उस समय पर अपना कार्य कर रहे थे, उनको बिना किसी सबूत के केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। इस चीज़ से रिलेटेड था रोलेट एक्ट। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रोलेट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था, मेन मोटिव था इसका क्या था कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पनप रही थी उनको दबाने के उद्देश्य से रोलेट एक्ट को लाया गया था। यानी जो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था उसको कुचलने के लिए जो है रोलेट एक्ट लाया गया था। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये रोलेट एक्ट पास किया गया था और उन्हीं के नाम पर, सिडनी रोलेट के नाम पर ही इसका नाम रोलेट एक्ट रखा गया था। अब 1919 में ये आया था, 1919 में ही एक घटना जो सबसे हृदय को द्रवित कर देने वाली घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। वो भी इसी रोलेट एक्ट का परिणाम मान सकते हैं उसको, क्योंकि रोलेट एक्ट जो था इसका विरोध किया था लोगों ने, क्योंकि क्या करता था इसके विरुद्ध, जैसे ब्रिटिश सरकार ने या सरकार के द्वारा किसी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर दिया गया, किसी भारतीय लोग को जो है उन्होंने कैप्चर किया, बंदी बनाया, उस संबंध में उसके संबंध में हम कह सकते हैं कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई दलील नहीं दी जा सकती। तो इसको बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया। काला कानून भी जो है रोलेट एक्ट को कहा गया था, ठीक है। हालांकि ये रोलेट एक्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं वायसराय, गवर्नर जनरल्स के बारे में। इसके बाद में जब हम क्रांतिकारी युग की तरफ बढ़ेंगे, भारत की स्वतंत्रता युग की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जैसे रोलेट एक्ट है तो रोलेट एक्ट के बारे में अलग से हम बात करेंगे। रोलेट एक्ट कैसे पारित किया गया, कौन कौन से इसके अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में ये पारित किया गया, क्या इसके उद्देश्य थे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को बड़े विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो रोलेट एक्ट था, आप समझ सकते हैं, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका भारत में हर जगह पर विरोध हो रहा था, ठीक है। और भारत के जो दो प्रमुख नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल,
उन्होंने भी इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है, एक सभा का आयोजन किया गया था लोगों के द्वारा और इसी सभा पर जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिससे लाखों लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। तो ये घटना जो थी 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, ये दोनों जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की घटनाएं हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। इसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद में शासनकाल प्रारंभ होता है लॉर्ड रीडिंग का 1921 से 1926 तक, 1921 से 1926 तक। 1921 में एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह, ठीक है, ये आपको याद रखना है किसके समय में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1920 में एमएन रॉय ने 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय का पूरा नाम क्या था, मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1923 में एक जो है व्यवस्था प्रारंभ की गई थी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी। इसकी परीक्षा पहले ब्रिटेन में हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती थी, ठीक है। तो 1923 से यानी लॉर्ड रीडिंग के समय से 1923 से इस परीक्षा का आयोजन यानी सिविल सेवकों की जो भर्ती की परीक्षा होती थी, इसका आयोजन भारत और इंग्लैंड में एक साथ जो है किया जाने लगा, ठीक है। भारत में ये परीक्षा दिल्ली में आयोजित होती थी और वहाँ पर लंदन में आयोजित होती थी। 9 अगस्त 1925 को एक प्रसिद्ध घटना हुई थी काकोरी षड्यंत्र, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र किससे संबंधित था, ये जो है ब्रिटिश सरकार का खजाना किसी रेलगाड़ी में भर करके यानी धन संपत्ति वगैरह जो है हो सकता है कह सकते हैं हम पैसा जो है उनका भर करके जा रहा था और क्रांतिकारियों को, भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको हथियारों की आवश्यकता थी और अपने भी आंदोलन जो भी था उनका मूवमेंट चल रहा था उसको जारी रखने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने का प्रयास किया था काकोरी में, ठीक है। लखनऊ के आसपास का यह जो है स्थान पड़ता है काकोरी, तो इसी को काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में लॉर्ड रीडिंग के बाद में लॉर्ड इरविन का समय शुरू होता है 1926 से 1931 तक इसका समय काल माना जाता है। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ये आप याद रखेंगे। वैसे अगर आप देखें तो जब भी हम भारत के जो गवर्नर, जैसे बंगाल के गवर्नर से हमने स्टार्ट किया था, बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल पद जो है वो चेंज करके फिर वाइसराय बना दिया गया, फिर उसके बाद में जो है भारत का गवर्नर जनरल फिर दोबारा से लास्ट में बनता है। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे, बंगाल के गवर्नर से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल तक का जो पूरा घटनाक्रम है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी जब भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ होता है, कंपनी के शासन से लेकर के ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर के भारत आज़ाद होने तक का जो पूरा घटनाक्रम है उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं अगर आप केवल जो वायसराय हैं उनको अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका एक वीडियो मैंने, ये तीसरा वीडियो है। सबसे पहले हमने बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा था, फिर एक अलग वीडियो बनाई थी हमने भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय से रिलेटेड। तो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय वो एक अलग वीडियो में है, ये उसी का दूसरा पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको देखते हैं, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक व्यू है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो लॉर्ड इरविन की हम बात कर रहे थे। लॉर्ड इरविन के समय में 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आता है। साइमन कमीशन का भी भारत में विरोध किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन से रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि श्वेत कमीशन किसको कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट कमीशन किसको कहा जाता है। तो ये साइमन कमीशन ही था जिसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने सदस्य थे वो सभी गैर भारतीय थे, ठीक है, यानी जितने भी सदस्य थे इसके साइमन कमीशन के वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके विरोध में भी काफ़ी आंदोलन हुए थे भारत में और साइमन कमीशन के विरोध के समय ही जो लाला लाजपत राय थे वो जो है आंदोलन करते समय उन पर जो है लाठियाँ पड़ी थी विद्रोह में, तो उस समय पर वो जो है चोटिल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पर मुस्लिम लीग देखा, कांग्रेस की स्थापना से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी हम भारत का स्वतंत्रता जो युग है वो स्टार्ट होगा, कांग्रेस की स्थापना से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो है मुस्लिम लीग आएगी, सूरत अधिवेशन आएगा, आपका कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ जो है रॉलेट एक्ट क्यों आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था, क्यों आया था, नेहरू रिपोर्ट क्या है, जिन्ना की 14 सूत्री मांगें क्या थी, इनके बारे में हम पृथक से अलग अलग बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध जो है जिन्ना ने किया था और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगें जो थी वो पेश की थी। लॉर्ड इरविन के समय में ही 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली की असेंबली में बम फेंका गया था। दिल्ली की असेंबली में बम फेंका गया था। उस बम फेंकने के पीछे क्या रीज़न था? जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक बिल था, विधेयक था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम से वो पारित किया जा रहा था। उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, ये 1929 की घटना है, लॉर्ड इरविन के समय की। 1929 में ही कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया था 1906 में। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो लक्ष्य था स्वराज घोषित किया गया था। स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वराज क्या है और पूर्ण स्वराज क्या है? स्वराज का अर्थ ये होता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम किसके अधीन हैं? हम ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं, ये था। ठीक है, यानी हमारा जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लोकल प्रशासन होगा, वो हम अपने आप करते रहेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हम जो है फ्री है, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम देखा जाए तो एक केंद्र बिंदु के रूप में हम क्या हैं? हम ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। वो था स्वराज, यानी हम अपना शासन व्यवस्था जो है वो चलाते रहें, लेकिन किसके अधीन चलाते रहें? ब्रिटिश शासन के अधीन चलाते रहें। तो वो स्वराज था, जो कि 1906 में पारित किया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। धीरे धीरे स्थितियां बदलती हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और यहाँ पर जो स्वराज लक्ष्य था उसको बदल करके क्या कर दिया जाता है? पूर्ण स्वराज्य कर दिया जाता है। पूर्ण स्वराज का मतलब है हम किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हम किसी भी रूप में किसी अन्य पावर पर, किसी अन्य शक्ति पर, किसी अन्य देश पर, किसी भी रूप में हम डिपेंड ना रहें। हमारा जो है शासन स्वतः का शासन हो, हम अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि खुद चुने, इस तरीके से। यानी हम कहने का मतलब है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, हम किसी पर भी डिपेंड नहीं हो, हमारा देश बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो। तो वो पूर्ण स्वराज्य था। तो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का कब पारित किया गया था? ये 1929 में जो है आपका ये लक्ष्य जो है पारित किया गया था। इसके बाद में आता है लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल जो था वो 1931 से 1936 तक था। 1931 से लेकर के 1936 तक इनका जो है कार्यकाल माना जाता है। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य, 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है लंदन में। और लंदन में किस जगह पर? जेम्स पैलेस में। ठीक है, 1 सितंबर 1 दिसंबर 1931 के मध्य दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो जो है आयोजित किया जाता है लंदन के जेम्स पैलेस में। और कांग्रेस की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वो कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा इस सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस व्यक्ति ने भाग लिया था वो गांधी जी थे। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जा सकता है, कम्युनल अवार्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे कि जो 1909 का मार्लिमेंटो अधिनियम आया था, उससे आपको पता है कि कुछ अलग अलग जो है वर्गों को पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दे दिया गया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी भारत के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत को तोड़ने की या भारत की जातियों में एक तरह से विभाजन पैदा करने के लिए ये मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है लागू किया गया था। इसके द्वारा जो दलित वर्ग था, ठीक है, जो निम्न वर्ग की जातियां थीं, दलित वर्ग था, मुसलमान थे, सिख थे, यूरोपियन थे, उनको भी अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। पृथक निर्वाचन का अधिकार इस अवार्ड के द्वारा दे दिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आयोजित किया जाता है। 1932 में स्थापित होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुई थी। कहाँ पे? देहरादून में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। हम कह सकते हैं पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई थी और पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था किसने? रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली इनका पूरा नाम था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये हुआ करते थे। ठीक है, तो 1933 में रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया।
वेलिंगटन के समय में ही 2 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया और भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत शासन अधिनियम 1935 का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम जो है सभी जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे, चाहे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित किए गए हों या कंपनी के अधीन पारित किए हों, उन सभी में हमने पहले एक अलग वीडियो बना करके उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और भारत शासन अधिनियम को भी हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या था कि जो भारत का वर्तमान संविधान है उसमें ज़्यादातर जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत के लघु संविधान की इसको संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 1936 में जॉर्ज पंचम का निधन हो जाता है और जॉर्ज पंचम के निधन के बाद में एडवर्ड अष्टम, ठीक है, एडवर्ड अष्टम जो है उनका राज्याभिषेक होता है, यानी ये जो है ब्रिटेन के जो है क्या बनते हैं, ब्रिटेन के राजा बनते हैं। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। इनके समय में ही भारत में सबसे पहले जो हम कह सकते हैं जिनको प्रथम आम चुनाव जो हुए थे 1936-37 में, वो इनके समय में ही हुए थे। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही भारत में पहले आम चुनाव हुए थे और इन आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जो है 6 प्रांतों में स्वतंत्र रूप से सरकार बनी थी। बाकी जो 2 प्रांत और थे, उन 2 प्रांतों में कांग्रेस ने अन्य सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करते हुए अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1936-37 के प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की जो सरकार आई थी वो कितने प्रांतों में आई थी? तो 6 प्रांतों में आई थी। कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 6 में जो है स्वतंत्र रूप से बनी थी पूर्ण बहुमत के साथ, और 2 प्रांत जो थे इसमें उसने अन्य गठबंधन या अन्य दलों के साथ में जो है गठजोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी। 1939 में क्या होता है, कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल होता है, जितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उन सभी मंत्रिमंडलों ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पीछे, इस्तीफे के पीछे रीजन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना उनकी अनुमति के उसमें धकेला गया था। इस वजह से क्षुब्ध होकर के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1936-37 में जो सरकार बनी थी उससे इस्तीफा दे दिया था 1939 में, और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया था तो इस घटना को मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का जो त्यागपत्र था, इस घटना को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर नामक गांव में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। 1937 में फैजपुर जो कि बंगाल में पड़ता है, यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और पूछा भी जाता है कि 1937 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू इसके जो है अध्यक्ष थे। फैजपुर एक गांव है, ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में। 1937 में यह अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत कर लिया जाता है। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सिंगापुर में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद में लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1944 से 47 तक। इनके समय में 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के जो नेता थे क्लीमेंट एटली, वो ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है, क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश पीएम बनते हैं। इसके साथ साथ 1945 में ही आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। ये मुकदमा किसके समय में चलाया गया था? सर लॉर्ड बेवेल के समय में ये मुकदमा चलाया गया था। 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आता है। ठीक है, इसकी घोषणा जो हुई थी कैबिनेट मिशन की 19 फरवरी 1946 को हुई थी और ये दिल्ली जो आया था कैबिनेट मिशन, ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को।
24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन दिल्ली आया तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसके जो भी प्रावधान थे या पूरे कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत कर दिया गया। और इस मुस्लिम लीग के द्वारा जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत किया गया था तो इस घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया 16 अगस्त 1946 को। कई बार प्रश्न पूछा गया सर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वो कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। और किस संबंध में मनाया गया था कि मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन की योजना जो थी, कैबिनेट मिशन प्लान था, उसको क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था। 9 दिसंबर 1940 को लॉर्ड बेवेल के समय में ही संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, 1940 में ही नेहरू के नेतृत्व में 1940 में ही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भारत में किया जाता है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक जो भारतीयों की सत्ता है, भारतीयों का शासन है, वो भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, यानी भारत को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये घोषणा क्लीमेंट एटली ने की थी। ठीक है, कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। डेडलाइन जो इसकी निश्चित की गई थी वो 30 जून 1948 जो है इसकी डेडलाइन निश्चित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्लेमेंट एटली ने घोषणा तो कर दी भारत की सत्ता जो है भारतीयों को 30 जून 1948 तक सौंप दी जाएगी। और इसी समय पर क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया था वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया था। ठीक है, तो 1947-48 इनका कार्यकाल है लॉर्ड माउंटबेटन का। और 3 जून 1947 को इनके समय में, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में माउंटबेटन योजना जो है तैयार की जाती है। इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, एक सीमा आयोग जो है निश्चित किया जाता है सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। ठीक है, और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी जाती है जिसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 सीमा आयोग गठन किए गए थे, उसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो 2 सीमा आयोग अध्यक्ष इसलिए किए गए थे। एक आयोग था वो किसका विभाजन करेगा? भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के द्वारा जो अलग होता है भारत पाकिस्तान, यानी पंजाब के विभाजन के लिए, और दूसरा बंगाल के विभाजन के लिए। ठीक है, जो बंगाल का यानी जो हम कह सकते हैं जो बंगाल का आज जो बांग्लादेश है वो कभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी जो है अलग हुआ था और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तो अलग हुआ ही हुआ था। तो 2 आयोग गठित किए गए थे सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई थी तो उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता था। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, इसके द्वारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। और इसी कारण 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को यहाँ पर हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ जो बिल था, अधिनियम था, वो पारित किया गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो पारित किया गया था। किसने पारित किया था? ये क्लीमेंट एटली के द्वारा पारित किया गया था और भारत जो है स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, इसके बाद में सी राजगोपालाचारी जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1948 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहता है। सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। अगर देखी जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम मतलब अंग्रेजी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो सी राजगोपालाचारी। और हम ये भी अगर इसको पूछ सकते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इसके साथ साथ इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो भी आपके सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने जल्दी बोल दिया तो हो सकता है आप नहीं समझ पाए हों। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन,
स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन है। और अगर इसको ऐसे कहा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये दोनों ही सी राजगोपालाचारी थे। इनके समय में ही क्या होता है, जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हो जाता है और उसी दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब भारत का संविधान लागू हो गया तो ये जो गवर्नर जनरल का पद था ये समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था आपने देखा, हमने जो एक जर्नी स्टार्ट करी थी बंगाल के गवर्नर से लेकर के भारत के, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तक की। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल, गवर्नर, वाइसराय, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमने यहाँ से जाना। ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं। भारत में अकाल आयोग जो है कैसे स्थापित हुआ था, इसके अलावा एक शायद दिल्ली दरबार वाला, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपके लिए। उसके बाद में जो आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक वो होगा भारत में स्वतंत्रता संग्राम का जो उदय होता है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आगे तक, यानी भारत स्वतंत्र जब तक हुआ था उसके बीच में जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई थी, यहाँ पर हमने केवल एक फैक्ट के तौर पर इन चीज़ों को जाना था। इन चीज़ों को अब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे और जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपको पसंद आता है तो आप करेंगे। बाकी ये है जो आपका फीडबैक है, जो कि मैं हमसे हमेशा कहता हूँ कि अपना जो भी फीडबैक रहता है, अगर आपको लगता है इस कंटेंट से आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा है तो अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर दिया करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो एंशिएंट हिस्ट्री है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट है आपकी। जो एक बड़ा पार्ट बचता है मॉडर्न हिस्ट्री में वो भारत की स्वतंत्रता संबंधित जो आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला आंदोलन जो टॉपिक है वही बचता है। और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें आती हैं। तो ये जो है लगभग हम कह सकते हैं लास्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी। फिर आपकी जो अगली विषय हैं उनको भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। तो जितना कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पेड कोर्सेज़ में ही आपको इतने डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो और इसके बदले में मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप जो है अपना जो फीडबैक है ये कैसा लगा आपको, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो क्या कर सकता हूँ मैं उस तरीके से आपको। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको कोई सेपरेट सब्जेक्ट जिसके नोट्स आप चाहते हैं कि इस विषय से संबंधित वीडियो हमको प्रोवाइड कराई जाए या इस विषय से संबंधित नोट्स हमको प्रोवाइड कराए जाए, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अच्छा, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।